फर्स्ट एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग नामक अध्याय से संबंधित हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ बातें जाना और सीखा। मुख्य रूप से जो जानकारी लिए लास्ट वीडियो तक की स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लिए थे। स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो हम लोगों ने जाना कि कोई स्ट्रक्चर बनाता क्यों है, इसके बनाता क्यों है, कैसे बनाता है, इन सब से संबंधित जानकारी हम लोगों ने लिया। देन हम लोगों ने किसके बारे में ओवरलैपिंग कैसे होती है अर्थात रोमन नंबर 3 के बारे में जानकारी लेना शुरू किए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हम लोगों ने जानकारी लेना शुरू किया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, इससे संबंधित जानकारी लेना शुरू किए, जिसमें ओवरलैपिंग के बारे में जानकारी ले रहे थे। लीनियर ओवरलैपिंग क्या होती है, पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है, इन सब से संबंधित जानकारी लिए। एक हेडिंग डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था सिग्मा तथा पाई बंध की प्रबलता। एक हेडिंग हम लोगों ने क्या डाल के छोड़ा था, सिग्मा तथा पाई आबंध की प्रबलता, स्टेबिलिटी ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की नामक हेडिंग डाल करके हम लोगों ने छोड़ दिया था। जिन लोगों ने हेडिंग नहीं लिखा वो लोग हेडिंग लिख देंगे सिग्मा तथा पाई बंध की प्रबलता। आज यहीं से अपने बातों की शुरुआत होगी इस वीडियो में कि बंध के प्रबलता के बारे में हम लोग कैसे जानकारी लेते हैं। अब बातें सुनिए। बंध की जो प्रबलता होती है उसका मान किस पर निर्भर करता है, अति व्यापन। बंध की जो प्रबलता होती है उसका मान अति व्यापन पर निर्भर करता है, यानी कि अति व्यापन जितना ज्यादा होगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। प्रबलता का मान किस पर निर्भर करता है, अति व्यापन पर निर्भर करता है। अति व्यापन जितना ज्यादा होगा उसकी प्रबलता उतनी ज्यादा होगी। तो अब बात है कि सिग्मा ज्यादा स्ट्रांग होगा या पाई, तो कौन होगा ज्यादा स्टेबल, सिग्मा होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिग्मा में क्या होते हैं अधिक कक्षक, अति व्यापन जो होता है वो उसमें कक्षकों की संख्या पाई से ज्यादा होती है। तो बातें हैं कि स्टेबिलिटी का मान किस पर निर्भर करता है, ओवरलैपिंग पर निर्भर करता है। ओवरलैपिंग की बात किया जाए तो क्या होता है कि सिग्मा जो बंध होते हैं उसमें कक्षकों का अति व्यापन अधिक होता है, इसीलिए इसके स्टेबिलिटी का मान पाई से ज्यादा होगा। लिखना शुरू करिए, थोड़ी देर तक लिखिए, अभी बातें और समझेंगे। लिखिएगा बंध की प्रबलता, बंध की प्रबलता अति व्यापन पर, बंध की प्रबलता अति व्यापन पर निर्भर करती है, अति व्यापन पर निर्भर करती है। पॉइंट बना करके लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए। सिग्मा बंध में, सिग्मा बंध में कक्षकों का अति व्यापन, सिग्मा बंध में कक्षकों का अति व्यापन अधिक होता है, जबकि पाई आबंध में, जबकि पाई आबंध में कम होता है, में कम होता है। इसीलिए सिग्मा बंध, सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में, सिग्मा बंध पाई बंध की तुलना में अधिक प्रबल होता है। तो बात समझ पाए कि सिग्मा कैसा होता है, ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में, पाई के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सिग्मा होता है इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है, जबकि पाई में ओवरलैपिंग कम होती है। और स्टेबिलिटी का मान किस पर डिपेंड करता है, ओवरलैपिंग पे ही डिपेंड करता है, इसीलिए ऐसा होता है। फिर बातें हैं कि जैसे सिग्मा की बात किया जाए
मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे अगर ये कार्बन और कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड इसमें। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो इसका मतलब होता है इसमें एक सिग्मा होगा और कोई एक पाई बॉन्ड होती है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है तो इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होता है। बात ध्यान दीजिएगा कि जब क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा दो पाई होता है। यानी कि ये देखिए, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड तो अकेले हो सकता है, सिग्मा अकेले हो सकता है, लेकिन पाई अकेले नहीं हो सकता। पॉइंट बना के तीनों बातें दर्शा दीजिए, हाइब्रिडाइजेशन में काम करेगा, तीनों को दर्शा दीजिए। फिर पॉइंट बना के लिखिए। अब जैसे पाई बंध कैसा होता है, कम स्टेबल होता है, इसका मतलब कि ये क्या होगा, दुर्बल होता है। किसकी तुलना में, सिग्मा की तुलना में। सिग्मा के कंपैरिजन में पाई कैसा होता है, दुर्बल होता है। दुर्बल होता है तो क्या होगा, इसकी जो रिएक्टिविटी होगी, क्रियाशीलता होगी, वो कैसे होगी, अधिक होगी। हेडिंग लिखिए, हेडिंग नहीं पॉइंट बना के लिखिए। पाई बंध दुर्बल होता है, पाई बंध दुर्बल होता है, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, इसीलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। फिर पॉइंट बना के लिखिए, पॉइंट बना के लिखिए, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है वह बहुत कम अस्थायी होता है। जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है वह बहुत कम अस्थायी होता है। नेक्स्ट, ये तो बातें थी। अब हेडिंग लिखना आप लोगों को एक कैपिटल बी की, कैपिटल ए की लिखिए, कोई बी तो आपको लिखिए, तो लिखा ही नहीं कहीं। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिएगा, अगर ए लिख चुके हैं तो बी होगा। ध्रुवणता, कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए, ध्रुवणता। पोलराइजेशन, ध्रुवणता, पोलराइजेशन। कैपिटल ए नंबर की हेडिंग लिखिए, ध्यान में रखना होगा आप लोगों को ये बातें। ध्रुवणता, बात सुनिए ध्रुवणता की। ध्रुवणता के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हजांस नामक वैज्ञानिक ने। ध्रुवणता के बारे में सबसे पहले हजांस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसे हजांस नियम भी कहते हैं। ध्रुवणता के बारे में सबसे पहले किसने बताया, हजांस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और उन्हीं के नाम पर इसे क्या कहते हैं, हजांस नियम भी कहते हैं। ध्रुवणता का मतलब होता है विपरीत आवेश का निर्माण। ध्रुवणता की बात किया जाए तो इसका क्या मतलब होता है, विपरीत आवेश का निर्माण। तो इसके अंतर्गत बातें इतनी लिखिए, फिर बातें समझाते हैं कि ध्रुवणता को डिफाइन कैसे करेंगे। लिखिएगा, ध्रुवणता के बारे में, ध्रुवणता के बारे में
फाजान्स फाजान्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, फाजान्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इसे फाजान नियम भी कहते हैं, इसलिए इसे फाजान नियम भी कहते हैं। फिर पॉइंट बना के लिखिए, ध्रुवणता मतलब विपरीत आवेश का निर्माण। ध्रुवणता मतलब विपरीत आवेश का निर्माण। ये तो इसके बारे में बातें थे कि ध्रुवणता के बारे में बताया किसने था, फाजान्स ने बताया था, और इसी के आधार पर इसे क्या कहते हैं, फाजान्स नियम भी कहते हैं। फिर बातें यह है कि ध्रुवणता का मतलब क्या होता है, विपरीत आवेश का निर्माण। अब हम लोग जानेंगे कि विपरीत आवेश का निर्माण होता कैसे है, अर्थात हम लोगों को अब ध्रुवणता की परिभाषा के बारे में जानकारी लेना है, जिसके लिए अब आप लोग नई लाइन से पॉइंट बना के इसकी डेफिनेशन लिखिए। फाजान के अनुसार, फाजान के अनुसार डैश कर दीजिए, फाजान के अनुसार डैश कर दीजिए। उसके बाद अब बातें समझिएगा कि ध्रुवणता कहते किसे हैं। बातें सुनिए कि ध्रुवणता कैसे कहते किसे, ध्यानपूर्वक बातें सुनिएगा कि जब क्या होते हैं दो विपरीत आवेश, देखिए एक धनायन है एक ऋणायन है, जब दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास आते हैं, ध्यानपूर्वक बातें समझ लीजिएगा, अन्यथा रटना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स होगी। जब दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, साथ ही साथ उसके नाभिक को, किसके नाभिक को, ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऋणायन का इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ खिंच जाता है और उसके आकार में विकृत आ जाती है। विकृत मीन्स गड़बड़ी, उसके आकार में विकृत आ जाती है। तो इस घटना को ही ध्रुवणता कहते हैं, इस घटना को ही ध्रुवणता कहते हैं। फिर से बातें समझिएगा, जब दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, साथ ही साथ उसके नाभिक को प्रतिकर्षित
कर्षित करता है, जिससे ऋणायन का इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ खिंच जाता है और उसके आकार में विकृत आ जाती है। इस घटना को ही ध्रुवणता कहते हैं। लिखेगा कंटिन्यू। इस नियम फजान के अनुसार लिखे हैं, डैश कर दिए थे, उसके बाद कंटिन्यू हो जाइए। जब विपरीत आवेशित आयन, लिखेगा उसमें कंटिन्यू, जब विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को, धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है और साथ ही साथ ऋणायन के नाभिक को, साथ ही साथ ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, ऋणायन के नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऋणायन का इलेक्ट्रॉन, जिससे ऋणायन का इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ, ऋणायन का इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ खिंच जाता है, अर्थात ऋणायन के आकार में विकृत आ जाती है, विकृता आ जाती है। तो इस घटना को ही ध्रुवणता कहते हैं। तो इस घटना को ही ध्रुवणता कहते हैं। ये देखिए, इसी के बेस पे आप दूसरे को भी समझा सकते हो, खुद भी समझ सकते हो। काफी वर्क करने के बाद ये डेफिनेशन आपको दी गई है। बुक में आप देखो तो बहुत उलझा के दे दी गई है। एक बार फिर से इसे समझा देते हैं कि ध्रुवणता कहते किसे हैं। इतनी आसान भाषा में आप पाओगे नहीं, मेरी गारंटी के साथ बातें मान लो। ध्रुवणता की डेफिनेशन इससे आसान भाषा में आपको मिलेगी नहीं। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, देखिएगा। जब दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास आते हैं, तो धनायन ऋणायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, साथ ही साथ उसके नाभिक को प्रतिकर्षित करता है, जिससे ऋणायन का इलेक्ट्रॉन धनायन की तरफ खिंच जाता है और उसके आकार में विकृत आ जाती है। तो इस घटना को ही ध्रुवणता कहते हैं। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखिए, समझ लीजिएगा। अगर आप बनाना चाहते हैं हिंट के तौर पे ये भी बना लीजिएगा। हेडिंग लिखिए, ध्रुवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। जो भी बातें आपको दी जाती है बहुत ही आसान भाषा में और काफी आसान करके आपको दिया जाता है, ये मान के चलेगा। इससे ज्यादा आसान बहुत मुश्किल है मिल पाएगा। ध्रुवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक, ध्रुवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। Factors affecting polarization,
factors affecting of polarization. Factors affecting of polarization. ध्रुवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखिए आयनों का आकार। इसमें नंबर 1 की हेडिंग लिखेगा आयनों का आकार, साइज ऑफ आयन्स। आयनों का आकार, साइज ऑफ आयन्स लिखे इसके अंतर्गत। अब इससे संबंधित ध्रुवणता की 2 डेफिनेशन हम लोगों ने जाना। इस ध्रुवणता को पोलराइजेशन किसके द्वारा इफेक्टिव होता है, एक ये जानकारी। इसके बाद इससे संबंधित ना कुछ एप्लीकेशन होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग ले लेंगे। नंबर 1 हेडिंग है आयनों का आकार। इसके अंतर्गत लिखिएगा धनायन का आकार जितना कम, धनायन का आकार जितना कम तथा ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा, ऋणायन का आकार जितना अधिक होगा तो आयनिक यौगिकों में ध्रुवण की मात्रा, आयनिक यौगिकों में ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो क्या बातें लिखे कि धनायन का आकार जितना ज्यादा हो और ऋणायन का कम हो तो क्या होगा, ध्रुवणता का मान उतना ही अधिक होगा। और रही बातें आकार की, तो आकार से संबंधित हम लोगों के पास थोड़ी जानकारी है। आवर्त सारणी बार हमने आपसे कहा कि उसे याद रखे रहिएगा। नहीं याद करते हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम्स है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर आपको समझ में आता है तो इसके लिए टोटली आप जिम्मेदार हैं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हमने जाना कि यदि कहाँ पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होते हैं, आकार का मान, आकार ही कहते हैं ना जी, धनायन का आकार जितना कम, आकार का मान क्या होता है, घटता है, जबकि वर्ग में क्या होता है, बढ़ता है। बात ध्यान में रखे रहिएगा, इसके बेस पे निकालेंगे। अब नंबर 2 की हेडिंग लिखिए मात्रा प्रभावित करने वाले कारक में नंबर 1 की बात हो चुकी। नंबर 2 की हेडिंग लिखिए आयनों पर उपस्थित आवेश, आयनों पर उपस्थित आवेश, आयनों पर उपस्थित आवेश चार्ज ऑन आयन्स, चार्ज ऑन आयन्स लिखिए धनायन तथा ऋणायन पर, धनायन तथा ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा, धनायन तथा ऋणायन पर जितना अधिक आवेश होगा, ध्रुवण की मात्रा, ध्रुवण की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। आवेश जितना ज्यादा ध्रुवणता का मान उतना ही अधिक होगा। ये सब बात जानते रहिएगा। इससे संबंधित एग्जाम्पल करवाएंगे, बस समझिएगा। ध्रुवणता की मात्रा क्या हो जाएगी उतनी ही, कुछ एग्जाम्पल इससे संबंधित हम लोग करवा देंगे आपको। फिर एक पॉइंट बना के लिखिए ध्रुवणता, ध्रुवणता निर्धारण के लिए, ध्रुवणता निर्धारण के लिए सबसे पहले आवेश को देखते हैं। ध्रुवणता निर्धारण के लिए
सबसे पहले आवेश को देखते हैं। यदि आवेश समान होता है, यदि आवेश समान होता है तो आकार को देखते हैं। यदि आवेश समान होता है तो आकार को देखते हैं। तो ध्रुवणता निर्धारण के लिए हम लोग सबसे पहले किसे देखेंगे? आवेश को देखेंगे। आवेश जितना ज्यादा हो, चाहे धनायन हो या ऋणायन, उससे लेना देना नहीं। आवेश जितना ज्यादा होगा ध्रुवणता का मान उतना ही अधिक होगा। यदि आवेश समान हो जाएगा तो आप किसे देखोगे? आकार को देखते हैं। फिर पॉइंट बना के लिखिए। आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के वर्ग में, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का मान, जाने पर त्रिज्या का मान बढ़ता है, का मान बढ़ता है, जबकि आवर्त में घटता है, जबकि आवर्त में घटता है। बस समझिए, जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होते हैं, त्रिज्या आकार का मान क्या होता है? घटता है। अगर वर्ग में चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं तो बढ़ता है। ध्यान में ये बातें रखे रहिएगा ये सब। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा जालक ऊर्जा। कैपिटल बी नंबर की हेडिंग लिखिए। जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी, जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी। लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। अब बातें सुनिएगा कि जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। हम लोग समझेंगे ही, रटेंगे नहीं इसे भी। काफी आसान भाषाओं में इसे भी अभी हम लोग सीख लेते हैं। ध्यानपूर्वक की ओर देखिएगा। 1 मिनट धैर्य बनाए रखिएगा। अब बातें सुनिए कि जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो सुनिएगा कि जालक ऊर्जा किसे कहते हैं। किसी आयनिक ठोस के, किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक, किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को उसके गैसीय संघटक आयनों में पृथक करने के लिए, बस समझिए, किसी आयनिक ठोस, एस मतलब सॉलिड, जी मतलब गैस होता है। किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को उसके गैसीय संघटक आयनों में पृथक करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को जालक ऊर्जा कहते हैं। बात समझिए, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय संघटक आयनों में पृथक करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को
जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहते हैं। काफी आसान भाषाओं में ये सब परिभाषाएं बड़ी मेहनत करके निकाली जाती है। ध्यानपूर्वक एक बार फिर से सुन लीजिए। आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को, कुछ न लगा हो मतलब एक मोल यौगिक को गैसीय संघटक आयनों में पृथक करने के लिए जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को जालक ऊर्जा कहते हैं। लिखिएगा, किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को, कैपिटल बी की हेडिंग, किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को उसके गैसीय संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस यौगिक की जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। जालक ऊर्जा या जालक एंथैल्पी कहलाती है। दर्शा दीजिए इसे, तो एग्जाम्पल में इसे दर्शा दीजिएगा। ये देखिए NaCl है, इसे तोड़ने के लिए कितने जूल की आवश्यकता होती है? 788 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसे दर्शाने के बाद कैपिटल डी नंबर की हेडिंग लिखिए। कैपिटल डी नंबर की हेडिंग लिखिएगा, संकरण। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है संकरण। संकरण किसी भी कार्बनिक का, किसी भी कंपाउंड का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, संकरण कैसे बताते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल सी की हेडिंग लिखना, सी की हेडिंग लिखिएगा। कौन सी हेडिंग? संकरण हेडिंग लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। यही कैपिटल सी की हेडिंग लिख करके ही छोड़ दीजिएगा। आज यहीं पे अपने बातों की समाप्ति करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।